हेलो स्टूडेंट्स, मैं केतन पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। और गाइस, कैसे हो सभी? कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपका? आई होप आप सभी घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। और घर बैठे ही आपको कहना है खो कोरोना, खो कोरोना। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। गाइस, कल अपन ने पढ़ा था किसी भी ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था या उनको किस तरह से उनकी पैकिंग की जाए, संकुलन किस तरह से किया जाए। अपन ने देखा था अलग अलग इकाई कोशिकाओं में अलग अलग टाइप से अपन ने इसको पढ़ लिया था। तो अवयवी कणों को अपन अगर जमाए तो उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ उसमें छिद्र रह जाएंगे, खाली स्थान रह जाएगा। उन खाली स्थानों को ही अपन क्या कहते हैं, अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर ये अवयवी कण है। ठीक है, अब अवयवी कणों को अपन जमाएंगे तो इन अवयवी कणों के बीच में ये देखो, ये इस तरह से क्या होंगे, खाली स्थान जो रह जाते हैं, ये जो छिद्र रह जाते हैं, इन छिद्रों को ही अपन क्या कहते हैं, अंतराकाशीय छिद्र। क्या कहते हैं? अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। ठीक है गाइस, आज अपन को दो टाइप्स के छिद्र पढ़ने हैं। दो तरह के अंतराकाशीय छिद्र होते हैं। एक होता है चतुष्फलकीय और एक होता है अष्टफलकीय। ठीक है गाइस, दो तरह के छिद्र हैं। एक तो है अंतराकाशीय छिद्र जो इसको अपन कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र, और एक है अष्टफलकीय छिद्र। ठीक है गाइस, क्या है दोनों में अंतर समझना है। यहाँ पर जैसे अपन अवयवी कणों को यहाँ पर जमाएं, ठीक है, अवयवी कणों को अगर इस तरह से व्यवस्था करें कि उनके बीच में जो छिद्र बन रहे हैं, गाइस समझना है। यहाँ पर जैसे अपन बात करें, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 ये तीन अवयवी कण है और तीनों अवयवी कणों के बीच में क्या हो रहा है, छिद्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीनों अवयवी कणों के बीच में क्या हो रहा है, छिद्रों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो छिद्र बन रहे हैं, तो अगर तीन परमाणु जो अवयवी कण है उनके बीच में अगर छिद्र का निर्माण हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरह के छिद्रों को अपन कैसे क्या कहेंगे, त्रिकोणीय छिद्र। क्या कहेंगे? त्रिकोणीय छिद्र। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ध्यान रखना। बट अपने को कौन सा पढ़ना है, चतुष्फलकीय छिद्र, और सेकंड कौन सा है अपने जो पढ़ना है वो अष्टफलकीय छिद्र। तो चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण कब होगा, जब ये तीन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पर छिद्र का निर्माण हो रहा है। अगर उसके ऊपर अगर कोई परमाणु अगर व्यवस्थित कर लें, गाइस ध्यान देना, जैसे यहां पर इसके ऊपर एक और परमाणु रख दें, ये हम इस तरह से, ठीक है, तो अब ये जो छिद्र होगा, यानी कितने परमाणु हो गए, 4, 1 2 3, और ये ऊपर की तरफ हमने जो रखा है, ठीक है, तो वो परमाणु, यानी टोटल कितने परमाणु, 4 परमाणु, और उन 4 परमाणुओं से मिलकर जो छिद्र बनेगा वो छिद्र कौन सा हो जाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। कौन सा छिद्र कहलाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, तो समझना, जैसे यहां पर मैं इसको सिंगल वे में अगर आपको सीधे समझाऊं तो देखो गाइस, यहां पर मैंने क्या ले लिया, ये तीन परमाणु हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर इस परमाणु के ऊपर की तरफ एक और परमाणु में रख दूं इस तरह से, ठीक है, तो अब कितने परमाणु होंगे, 4, 1 2 3 और 4, ये जो ऊपर की तरफ परमाणु। अब इन चारों परमाणुओं से जो छिद्र बनेगा वो छिद्र कौन सा कहलाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। कौन सा कहलाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। यानी चार परमाणुओं को आपस में इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि उसमें जो अंतराकाशीय स्तर है वो कैसा हो, न्यूनतम हो, तो उससे जो छिद्र बनेंगे वो कौन से होंगे, अंतराकाशीय छिद्र जो कहलाएंगे वो कौन से कहलाएंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएंगे। ठीक है गाइस, अगर चतुष्फलकीय क्योंकि अगर इन चारों के सेंटर पॉइंट को अगर अपन मिला लें, जैसे ये चारों हैं, तो इन चारों के सेंटर पॉइंट को अगर अपन इस तरह से मिलाएं तो यहाँ पर क्या होगा, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होगा। नॉर्मली कौन सी संरचना का निर्माण होगा, 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो चतुष्फलकीय संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस टाइप के जो छिद्र हैं वो कौन से कहलाएंगे, चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, अष्टफलकीय छिद्र। तो अष्टफलकीय छिद्र ध्यान देना, 6 परमाणु, ठीक है, 6 अवयवी कणों के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है, अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण होता है। कैसे, कैसे समझना, जैसे 1 2 3। अब गाइस ध्यान देना,
यहाँ पे कितने परमाणु हो गए 3। अब इसके ऊपर 3 परमाणु को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए जैसे ये 1 2 समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो गाइस कितने परमाणु हो गए अब 6, 3 तो नीचे वाले और ऊपर जो ट्राइगोनल जो त्रिकोणीय छिद्र बन रहा है उसके ऊपर 3 परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इसके ऊपर इनके बीच में जो छिद्र बन रहा है, अब ये जो छिद्र बन रहा है गाइस समझना, ये वाला 1 2 3 4 और ये वाला छिद्र, ये जो छिद्र बन रहा है गाइस वो छिद्र कौन सा कहलाएगा अष्टफलकीय छिद्र। कौन सा छिद्र कहलाएगा अष्टफलकीय छिद्र। यानी कितने परमाणुओं के आपस में जुड़ने से बन रहा है 6 परमाणुओं के आपस में जुड़ने से जिस छिद्र का निर्माण होगा कौन सा हो जाएगा अष्टफलकीय छिद्र, और 4 परमाणुओं के आपस में जुड़ने से जिस छिद्र का निर्माण होगा उसको अपन कौन सा छिद्र कहेंगे चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना ये दोनों प्रकार के छिद्र सभी जो क्रिस्टल हैं उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे कल मैंने बताया था हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल अपन ने देखा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन में चतुष्फलकीय था, ठीक है, और दूसरा घनीय जो निबिड़ संकुलन है उसमें कौन से टाइप के छिद्र उपस्थित है अष्टफलकीय छिद्र उपस्थित है। ठीक है, तो अंतराकाशीय छिद्र कौन से हो जाएंगे निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान या रिक्त स्थान जो रहता है उसको अपन क्या कहते हैं अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। 2 प्रकार के हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय 4 परमाणु के आपस में जुड़ने से और अष्टफलकीय 8 परमाणु के आपस में जुड़ने से 6 परमाणु के आपस में जुड़ने से इसका निर्माण होता है। ठीक है गाइस, तो ये अपना आज का स्टार्टिंग टॉपिक था, समझ में आ गया, तो इसको इस तरह से गाइस समझना है। ठीक है गाइस, तो इसको देखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना संकुलन क्षमता। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण किस टाइप से मैक्सिमम उनकी पैकिंग होगी, उनकी क्षमता कितनी होगी, कितने अवयवी कण इसके अंदर आ सकते हैं, उसको अपन परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड करें। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है संकुलन क्षमता की डेफिनेशन, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है उसको अपन क्या कहते हैं संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहते हैं। गाइस समझना, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण कितना स्थान घेर रहे हैं, ठीक है, खाली स्थान जो है उसको छोड़कर जो जितना अवयवी कण स्थान घेर रहे हैं उनके द्वारा जितना स्थान घेरा हुआ है उसका जो प्रतिशत होगा उसको ही अपन क्या कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है गाइस, तो सभी जो क्रिस्टल अपन ने पढ़े, जितनी भी इकाई कोशिकाएं पढ़ी है उन सभी की अलग अलग संकुलन क्षमताएं होंगी। जैसे अपन ने एफसीसी, बीसीसी, सिंपल लैटिस जो इकाई कोशिकाएं पढ़ी है उन सभी की संकुलन क्षमताएं क्या होगी डिफरेंट होगी। तो वही अपने को आज देखना है। तो देखो गाइस, तो फर्स्ट अपन देखें, अपन बात करें फर्स्ट जो संकुल इकाई कोशिका है, जैसे फर्स्ट इकाई कोशिका ले लें अपन एफसीसी, यानी कौन सी हो जाएगी फलक केंद्रित इकाई कोशिका। कौन सी हो जाएगी फलक केंद्रित इकाई कोशिका, या फिर इसको अपन क्या कहें एचसीसी, यानी कौन सी हो जाएगी षटकोणीय घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, थर्ड कौन सी हो जाएगी, या फिर इसको अपन कहें सीसीपी, ठीक है, घनीय केंद्रित इकाई कोशिका, घनीय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, या पैकिंग क्लोज पैकिंग। तो नॉर्मली यहाँ पर ये जो टाइप है उनकी अपने को क्या लिखनी है संकुलन क्षमता। क्या लिखनी है संकुलन क्षमता। ठीक है गाइस, तो ये सभी एक ही टाइप्स के हैं। तो अपने को पता है फलक, नॉर्मल इसको मैं लिखने हैं फलक केंद्रित इकाई कोशिका में क्या लिखना है अपने को संकुलन क्षमता पढ़ना है। ठीक है, तो एफसीसी, तो नॉर्मली एफसीसी की स्ट्रक्चर देखें अपन, तो एफसीसी में मैंने बताया था अवयवी कण कहां पर उपस्थित होते हैं, अवयवी कण नॉर्मली कोनों पर, जो घन है उस घन के कोनों पर, कितने कोने हैं 8, तो कोनों पर, और कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होते हैं जो फलक है, घन में टोटल कितने फलक हो जाएंगे 6, तो फलक के केंद्र में जितने भी फलक हैं उस फलक के केंद्र बिंदु पर, यानी 6 फलक है तो 6 फलक के केंद्र बिंदु पर क्या होते हैं अवयवी कण उपस्थित होते हैं, यानी 1 2 इस तरह से।
ठीक है। तो ये जो होंगी वो कौन से हो जाएंगे, फलक के केंद्र बिंदु पर। तो ये जो इकाई कोष्ठिका है वो इकाई कोष्ठिका कौन सी टाइप की इकाई कोष्ठिका हो जाएगी, ये इकाई कोष्ठिका कौन सी टाइप की हो जाएगी गाइस, बीसीसी। कौन सी टाइप की हो जाएगी, बीसीसी इकाई कोष्ठिका। ठीक है। देखो अब इसमें अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित है, कोनों पर, कोनों के साथ साथ कहां पर है, फलक के केंद्र बिंदु पर। ये अपन ने इस पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख ले। ठीक है। तो एफसीसी में फलक केंद्र इकाई कोष्ठिका में अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर, और कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, फलक के केंद्र बिंदु पर, फलक के केंद्र बिंदु पर। ठीक है गाइस, ये तो अपन ने पढ़ा था। कोने कितने होंगे, 8, और प्रत्येक का भाग कितना हो जाएगा, 1/8। तो टोटली अभिविकर्ण कितने उपस्थित हो जाएंगे, एक अभिविकर्ण। कोनों पर कितने अभिविकर्ण होंगे, एक। फलक में टोटल फलक कितने हैं, 6, प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर टोटल कितने अभिविकर्ण, 3 अभिविकर्ण। ये तो यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया था गाइस। ठीक है। तो टोटल एफसीसी में अभिविकर्णों की संख्या कितनी है, 4 अभिविकर्ण। कितने अभिविकर्ण होंगे, 4 अभिविकर्ण उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, एफसीसी में नॉर्मली अपने को पता है एफसीसी या एफसीसी या सीसीपी में कि अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। दूसरे कहां पर उपस्थित होते हैं, फलक की केंद्र बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने नॉर्मली यहां पर देख लिया। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होगी वो कौन सी किसकी हो जाएगी, एफसीसी की हो जाएगी। ठीक है। तो अब आगे अपन देखें कि संकुलन क्षमता अपन को निकालनी है। तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, संकुलन क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, किस फॉर्मूला से अपन संकुलन क्षमता फाइंड कर लेते हैं, वो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। तो संकुलन क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला है, गाइस ध्यान रखना, जो भी इकाई कोष्ठिका है उस इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अभिविकर्णों की, अभिविकर्णों का आयतन, यानी यहां पर मैं लिखा हूं इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन अपॉन किसका हो जाएगा, कुल इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई कोष्ठिका का आयतन। गाइस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, इकाई कोष्ठिक में संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता अपन किसमें डिफाइन कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, संकुलन क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्याओं का आयतन, या फिर अपॉन क्या हो जाएगा, कुल इकाई कोष्ठिका का आयतन इनटू 100। ठीक है। मल्टीपल किससे करेंगे, 100। तो ये किससे क्या आ जाएगी, संकुलन क्षमता। तो अपने को फर्स्ट किसकी संकुलन क्षमता फाइंड करनी है, एफसीसी की संकुलन क्षमता फाइंड करनी है। ठीक है। तो एफसीसी में मैंने बताया अभी अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होंगे, अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होंगे, तो कोनों पर, और उसके साथ साथ कहां पर होते हैं, फलक के केंद्र बिंदु पर। ये अभी मैंने बता दिया। ठीक है। कोनों पर कितने, 8, और प्रत्येक का हिस्सा कितना, 1/8। तो टोटल अभिविकर्ण कितने हो जाएंगे, एक अभिविकर्ण। ठीक है। फलक की केंद्र पर कितने हो जाएंगे, फलक की केंद्र पर कितने हो जाएंगे, 6, प्रत्येक का हिस्सा 1/2। तो यानी टोटल कितने अभिविकर्ण, फलक पर 3 अभिविकर्ण। तो अभिविकर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। यानी एफसीसी में कुल अभिविकर्ण कितने होंगे, अभिविकर्ण कितने हो जाएंगे, 4। ये तो अपन ने पिछले लास्ट लेक्चर तक में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है गाइस। अब ध्यान देना, ये संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला, ये किसका हो जाएगा, एफसीसी और सीसीपी में अभिविकर्णों की संख्या। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान देना यहां पर। अब आपको अच्छे से समझना है तो यहां पर ध्यान रखिए, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी मैंने बताया इसमें अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर। यानी मैंने
ध्यान समझ लो, यहाँ पर कोई कण है जो कहाँ पर उपस्थित है, कोने पर, लाइक दिस, इस टाइप से होगा, और एक यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। और एक कहां पर होगा, फलक के केंद्र बिंदु पर। कहां पर होगा, फलक के केंद्र बिंदु पर। यानी मैं ये वाला एंगल ले लें, चलो ये अभी कर लेने अपन, ठीक है। समझना यहाँ पर ये एक कोण हो गया, और एक अभिविकर्ण कहां उपस्थित है, इस कोने पर उपस्थित है, ये वाला, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो अवयवी कोनों पर, तो एक अवयवीकरण कहां पर पड़ा है, इस कोने पर, एक अवयवीकरण कहां पर उपस्थित है, इस कोने पर, और एक कहां पर होगा, फलक के केंद्र बिंदु पर। यानी ये फलक है और उसके केंद्र बिंदु पर, यानी यहां पर ये इसका केंद्र बिंदु, तो यहां पर जो अवयवीकरण उपस्थित होगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस टाइप से अवयवीकरण उपस्थित, ठीक है। समझ में आ गया? तो तीन अवयवीकरण मैंने यहां पर बनाए, एक तो कहां पर है, कोनों पर, दो तो कहां पर जाएंगे, कोनों पर, और एक जो है कहां पर है, फलक के केंद्र बिंदु पर, ठीक है गाइस। तो अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर इसके सेंटर पॉइंट को अपन मिला है गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब अवयवीकरण कहां कहां उपस्थित है, एक तो कोने पर, एक फलक के केंद्र बिंदु पर, और एक यहाँ पर दूसरे कोने पर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उपस्थित होंगे, जैसे यहाँ पर कोना है, इस कोने पर, इस कोने पर, यहाँ पर, ठीक है। बट अपन को सभी ना बना के केवल एक किसी एक फेस को लेना है और दो एक कोनों पर अवयवीकरणों की व्यवस्था करनी है। अब गाइस ध्यान देना, यहाँ पर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, यदि जो घन है उस घन की जो एक किनारा है, एक किनारे, घन के एक किनारे की लंबाई ए है, यानी यहां पर अगर बात करें, ये जो किनारा है, घन के जो सभी किनारे उनकी लंबाई मैंने क्या मान ली, सपोज यहां से इसकी लेंथ जो मान ली मैंने, कितने मान ली, a, तो ये भी कितनी हो जाएगी a, ये भी कितनी हो जाएगी a, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, समान। सेकंड, जो अवयवीकरण है या फिर जो गोला है, गोले की त्रिज्या, किसी एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर दो अपन चीजें देख रहे हैं, एक तो भुजा कितनी हो जाएगी a, जो किनारा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी a, और जो घन है उस घन की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी ये घन है उस घन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस, यहां से अगर अपन ये देखें तो ये कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसी वे में। तो ये क्या हो गया, घन फलक। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, और नीचे क्या चाहिए, कुल इकाई कोष्ठिका का आयतन। अगर ये दोनों फाइंड कर लें तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, संकुलन क्षमता इसी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन क्या निकालें, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो मैंने बताया एफसीसी में टोटल अवयवी कण कितने उपस्थित होते हैं, 4। कितने अवयवी कण होते हैं, 4। तो किसी एक अवयवी कण का अगर अपन आयतन निकाल लें तो चारों का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो अपन देखें, जैसे यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर जैसे अपन एंगल ले लें, इसमें यहाँ पर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा a, ठीक है, ये हो जाएगा b, इसको अपन ले लेते हैं b, ये c, और ये क्या ले लिया d, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लें a b c और d। यहाँ पर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कौन सा जाएगा, a b c, ये वाला, ये सॉरी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये जो अपन ने विकर्ण डाला इसके बीच में जो है वो कौन सा जाएगा, a b c। तो त्रिभुज देखो यहाँ पर, त्रिभुज a b c में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर गाइस ac स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। गाइस समझना है, यहाँ पर देखो AC कौन सी हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ जो है कौन सी हो जाएगी, विकर्ण अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसकी लेंथ कितनी है A, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी A, अभी मैंने बताया एक किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी A, तो घन के सभी किनारे जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अपन देखें तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी टोटल अपन देखें तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर,
क्या हो जाएगा 2a²। तो ac बराबर क्या हो जाएगा √2a। ac बराबर क्या हो जाएगा √2a। अब गाइस यहां पर समझना, यहां तक अपन ने देख लिया कि ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी √2a के बराबर हो जाएगी। अब गाइस ध्यान दो ac कहां पर है, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कौन सी हो जाएगी ac। अब गाइस समझना, यहां पर मैंने इस जो गोला लिया है इस गोले की त्रिज्या कितनी है r है, तो इस गोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी r। समझ में आ रहा है, जैसे अपन देखें इस गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, यानी r ये हो जाएगा, r ये हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2r। अब देखो, अब ये तो पूरा गोला है, तो यहां से इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी r, ये तो पूरा डायमीटर हो गया व्यास, यानी ये कितना हो जाएगा 2r। टोटल कितनी हो जाएगी 2r, यानी r 2r और r, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4r। यानी ac जो होगा, समझना यहां पर ac किसके बराबर होगा 4r के बराबर होगा। समझ में आ गया गाइस, यहां इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, तो यहां पर इसका डायमीटर जो व्यास है वो किसके बराबर होगा 2r, और इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, तो टोटल क्या हो जाएगा 4r। यानी ac जो होगा किसके बराबर होगा 4r। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो क्या हो जाएगा 4r बराबर √2a। ठीक है गाइस, तो अगर a देखें तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2। अगर √2 और √2 का दोनों तरफ मल्टीपल करें गाइस, समझना यहां पर भी √2 का मल्टीपल कर दिया, यहां पर भी √2 का मल्टीपल कर दिया, तो √2 कितना हो जाएगा 2। समझना यहां पर √2 कितना हो जाएगा 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 4r, देखिए 4 √2 r अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू गाइस समझना a किसके इक्वल हो जाएगा 2 √2r। समझ में आ गया, ये आ गई a की वैल्यू। a किसके बराबर हो जाएगा, यानी किसी एक किनारा जो ये एज है उस एक किनारे की वैल्यू a किसके बराबर होगा 2 √2r के बराबर। अब गाइस समझना, मुझे बताओ किसी भी घन का आयतन निकालना है, किसी भी घन का आयतन, यानी घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है a³। ठीक है, एक किसी एक घन का आयतन यानी इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई कोष्ठिका का आयतन, आयतन एक इकाई कोष्ठिका, कितने इकाई कोष्ठिका एक इकाई कोष्ठिका का आयतन यानी a³। तो a³ किसके बराबर हो जाएगा, इसका क्यूब करें 2 √2 और a का क्यूब रूट, समझ में आ रहा है 2 √2 a का क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर अपन वैल्यू देखें इसकी तो क्या आ जाएगी 8 × 2 √2 a³ और इन दोनों को मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। समझ में आ गया, तो किसी एक इकाई कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा 16 √2 a³। समझ में आ गया, तो यहाँ पर टोटल जो इकाई कोष्ठिका है इस इकाई कोष्ठिका का आयतन किसके बराबर होगा, तो 16 √2 a³ के बराबर होगा। गाइस ये ध्यान रखना, एक इकाई कोष्ठिका का आयतन यानी ये वाली इस नीचे वाली वैल्यू जो है वो अपने आ गई है, कुल इकाई कोष्ठिका का आयतन यानी इकाई कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा a³ किसके बराबर होगा 16 √2 a³। ठीक है गाइस, अब देखो अपने को क्या निकालना, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो देखो टोटल अवयवी कण कितने उपस्थित है, मैंने बताया यहां पर 4 अवयवी कण उपस्थित है। इकाई कोष्ठिका में टोटल कितने अवयवी कण उपस्थित है 4 अवयवी कण उपस्थित है। अब देखो यहां पर गाइस मैं बोल रहा हूं एक किसी एक गोले का आयतन, किसी एक गोले का आयतन टोटल कितने अवयवी गोले हैं 4 गोले, ये बोल सकते हैं कितने अवयवी कण 4, यानी एक गोले का आयतन कितने बराबर होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन देखें अपन तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 4 πr³। ठीक है, तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। तो टोटल कितना हो जाएगा 16/3 πr³। समझ में आ गया, तो ये कितने गोलों का आयतन हो गया 4 गोलों का आयतन आ गया। समझ में आ गया गाइस, तो यहाँ पर इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, तो इकाई कोष्ठिका में कितने अवयवी कण 4,
तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब और इकाई कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों का आयतन वो कितना हो जाएगा 16 रूट e क्यूब। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये अपने यहां पर क्या हो जाएगा r क्यूब, ये r क्यूब है r और यहां पर भी क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो ये अब ये दोनों वैल्यू अगर इस फार्मूले में पुट कर दें, ये दोनों वैल्यू अगर इस फार्मूले में अपन रख दें तो किसका आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा संकुलन क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी जगह देखते हैं अपन, देखें यहाँ पर देखो गाइस, तो यहाँ पर देखिए संकुलन क्षमता निकालने के लिए फार्मूला। अब देखो यहाँ इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, तो इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, कितने अवयवी कण उपस्थित हैं 4, तो 4 अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब। और ध्यान रखो इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन कितना हो जाएगा 16 रूट 2 पाई r क्यूब, किससे मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहां पर जो कट रहा है उससे काट दें, यहां पर से ये कट जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा पाई 3 रूट 2 100 और ये वैल्यू लगभग आएगी आपकी 74%। किसकी इतनी आ जाएगी 74% के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर जो FCC या HCC की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 74%। कितनी आ जाएगी 74%। तो गाइस समझ में आ गया किस तरह से संकुलन क्षमता निकालनी है। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन अपॉन कुल इकाई कोष्ठिका का आयतन इनटू 100। तो अपन ने क्या किया, पहले इकाई कोष्ठिका कौन सी है FCC, तो उसमें कितने अवयवी कण होते हैं 4, यानी कितने गोले 4। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित गोले कितने हो जाएंगे 4, तो इन 4 गोलों का आयतन निकाल लिया अपन ने। सेकंड इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, तो कुल आयतन अपन ने निकाल लिया इस टाइप से। ठीक है, तो अरेंजमेंट आपको इस तरह से करना है, ध्यान रखना है। तो इससे कितने संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी 74 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से। गाइस तो फर्स्ट टाइप हमने देख लिया फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका में संकुलन क्षमता अपन ने देख ली कितनी होगी 74%। सेकंड जो है अपन कौन सा है, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता, यानी कौन सा हो जाएगा DCC। तो फर्स्ट गाइस संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या है, संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या हो जाएगा, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन अपॉन इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 से। ठीक है गाइस, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है। तो सेकंड टाइप जो है किसकी कौन सी इकाई कोष्ठिका का अपने को संकुलन क्षमता निकालनी है, तो BCC की। ठीक है, तो BCC में गाइस ध्यान देना, BCC में अवयवी कण कहां पर उपस्थित होते हैं, BCC में अवयवी कण उपस्थित होते हैं कोनों पर। एक तो कहां पर उपस्थित होंगे कोनों पर, तो टोटल कोने कितने हैं 8 और प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/8, तो कितने अवयवी कण, एक अवयवी कण, ये तो पता है। सेकंड अवयवी कण कहां पर उपस्थित होते हैं, घन के केंद्र में। कहां पर होते हैं, घन के केंद्र बिंदु पर। तो केंद्र बिंदु कितने होंगे, एक और हिस्सा कितना हो जाएगा 1, तो टोटल अवयवी कण कितने हो जाएंगे केंद्र बिंदु में एक अवयवी कण। तो X जो BCC है, BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे 2 अवयवी कण। समझ में आ गया गाइस, ये तो अपने को पता है BCC में टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 अवयवी कण। तो गाइस ध्यान देना, तो पहले अपन को क्या निकालना है, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो इकाई BCC में अवयवी कण कितने हैं 2, तो 2 कणों का आयतन कितना होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या निकालना, इकाई कोष्ठिका में कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, दोनों वैल्यू निकाल लो तो संकुलन क्षमता आ जाएगी इजीली। तो गाइस समझना अब यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पर अरेंजमेंट कर दें, अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, इकाई के जो इकाई कोष्ठिका है उसकी कोनों पर, और एक कहां होंगे केंद्र बिंदु पर। ठीक है, तो अपन जैसे ले लें यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट करें, देखो समझिए जैसे ये वाला रूम है, ठीक है, इस रूम की बात करें तो अगर इस कोने, ये वाला जो कोना है एक तो ये हो जाएगा, और एक इसके अपोजिट जो नीचे वाला कोना होगा वो दोनों अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, एक तो यहाँ पर और एक इसके अपोजिट वहां पर, और उसके एक कहां पर होगा कमरे के केंद्र बिंदु पर, जो घन है उस घन के केंद्र बिंदु पर। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, तो एक तो कहां पर हो जाएगा, एक अवयवी कण तो यहाँ पर, और एक कहां हो जाएगा उसके विपरीत, यानी इस वाले कोने पर, यानी एक तो ये कोना हो गया
एक कौन सा हो जाएगा रूम के इसके जस्ट नीचे वाला, सामने वाला, और एक कहां पर हो जाएगा सेंटर बिंदु पर। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा काय केंद्रित में। तो काय केंद्रित देखें अपन अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर, यानी मैंने एक अभिविकर्ण कहां ले लिया, इस कोने पर, ठीक है। एक अभिविकर्ण कहां पर होगा, इस कोने पर, ठीक है, और एक अभिविकर्ण कहां पर होगा, केंद्र बिंदु पर। इस तरह से समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। अगर इनके सेंटर पॉइंट को अपनी लाइन देखें अपन यहां से इस तरह से, ठीक है। अब देखो गाइस यहां से मैं इसको भी यहां से कनेक्ट करना है। अब देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी और ये कौन सा जाएगा एच, ठीक है। अब समझो गाइस यहां से मैं देखो मैंने बताया यहाँ पर जो अवयविक कण उपस्थित है, ये जो इकाई कोशिका बनाई है उस इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई मान ली कितनी है, a है, और जो गोला है उस गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर देखनी है, एक तो क्या हो जाएगा जो गोला जो इकाई कोशिका है उस इकाई कोशिका के प्रत्येक जो लंबाई है घन सॉरी ये एक किनारा है, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी a, और जो ये जो गोले बनाए हैं उन गोलों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, यानी अपन ले यहां से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी a, समझ में आ गया। ये इस लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, समझ में आ गया। ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a। तो घन के सभी जितने भी किनारे होंगे वो सभी क्या होंगे समान, तो उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी a, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, अब जो यहां से ये लेंथ है a से f तक की, इसको मान रहे हैं अपन c, और ये f से d है वो अपन मान लिया b, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, इस इकाई कोशिका के पूरे इकाई कोशिका का आयतन, क्या निकालना, इस पूरे इकाई कोशिका का आयतन। तो समझो गाइस कैसे इस पूरे इकाई कोशिका का आयतन किस तरह से निकालेंगे। तो देखो गाइस सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर मैं इस वाले ये वाले लेंथ है पाइथागोरस प्रमेय इस वाले त्रिभुज पे लगाए, f देखो ये वाला f d और e ले लें, या फिर अपन ले लें f c d, ठीक है। मैं ले रहा हूं एफ सी डी, त्रिभुज एफ सी डी, समझना त्रिभुज एफ सी डी, ये रहा एफ सी और डी। तो यहां पर त्रिभुज एफ सी डी में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ये बी वाली लेंथ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर, ये भी कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर, क्योंकि सभी घन के सभी किनारों की लंबाई क्या है समान, यानी अपन यूं कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी b स्क्वायर किसके बराबर होगा 2a स्क्वायर के बराबर, समझ में आ गया गाइस। b स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी किसके बराबर है 2a स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो अब पूरे ये तो मैंने कौन सा फेस लिया था, केवल ये जो विकर्ण निकाला वो तो मैंने केवल किसका निकाला, ये एक फेस का निकाला, इस टाइप का एक फेस। अब हमने कौन सा लेना है, पूरे घन का जो विकर्ण है, यानी इस केंद्र बिंदु से उस केंद्र बिंदु का जो विकर्ण होगा उसकी अपन लंबाई फाइंड करें। यानी अब देखो ये घन का विकर्ण कौन सा हो जाएगा AF, घन का विकर्ण जो होगा वो कौन सा हो जाएगा AF, यानी उसकी लंबाई कितनी है c स्क्वायर। अब त्रिभुज ले रहे हैं अपन, देखना AFD, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं AFD, यानी ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो वाला। तो समझना गाइस यहां पर त्रिभुज AFD में त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं AFD, यानी AFD, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये क्या हो जाएगा AF का स्क्वायर किसके बराबर होगा FD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। गाइस तो FD तो पता है आपने किसके बराबर है B स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा A स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा C स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू यहां से अपन निकाल लिए, तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर। समझ में आ गया गाइस, C स्क्वायर की वैल्यू जो होगी किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी 3A स्क्वायर। अब गाइस ध्यान देना यहाँ पर, तो C बराबर क्या हो जाएगा √3A, C
c बराबर क्या हो जाएगा √3a। समझ में आ गया गाइस? अब ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मैंने अब देखना c की लंबाई जो है कौन सी हो जाएगी, डायगोनल जो विकर्ण है वो वाला a से f। अब a से f में टोटल जो गोले हैं उन गोलों की कितनी त्रिज्या होगी। अगर अपन देखें इस गोले की त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये जो गोला है उस गोले की त्रिज्या मैंने बताइए कितनी होगी r। इस गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, और इस गोले का पूरा विकर्ण सॉरी क्या हो जाएगा व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो टोटली ये यहां तक की लंबाई जो होगी c जो होगी AF जो दिया हुआ है c जो है वो कितना हो जाएगा r 2r, और 2r कितना हो जाएगा 4r के बराबर। यानी c जो होगा, c जो किसके बराबर हो जाएगा 4r के बराबर होगा। c किसके बराबर हो जाएगा 4r के बराबर। यानी यहां पर क्या हो जाएगा 4r बराबर क्या हो जाएगा √3a। तो a बराबर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4r/√3। गाइस समझ में आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई, एक जो भुजा है यानी जो किनारा है एक की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4r/√3। अब गाइस यहां पर ध्यान दो, मुझे बताओ घन का आयतन या फिर इकाई कोष्ठिका का आयतन लिखें। इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन किसके बराबर होगा, अपन नॉर्मली क्या लिखेंगे a3। इस पूरी जो घन है, घन का आयतन क्या हो जाएगा a3, और a की वैल्यू कितनी है तो क्या हो जाएगी 4r/√3 का क्यूब। समझ में आ गया गाइस? तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64r³ 3/√3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल जो इकाई कोष्ठिका है उसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने निकाल लिया इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन। अब अपने को क्या निकालना है, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो इकाई कोष्ठिका में टोटल कितने अवयवी कण उपस्थित हैं 2। तो मुझे बताओ एक गोले का आयतन कितना होता है, एक गोले का आयतन मैंने बताया था गाइस, एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4π3πr³। तो दो गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीपल करते हैं 2 4/3πr³ यानी कितना हो जाएगा 8πr³। कितना हो जाएगा 8πr³/3। ये कितने गोलों का आयतन हो जाएगा, 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन। तो 2 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा ये वाला। तो अब आ गया गाइस समझ में? तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है अपने को, सिर्फ क्या करना है इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो बीसीसी में टोटल कितने अवयवी कण उपस्थित हैं 2। तो इन दोनों गोलों का आयतन, ये दोनों अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा ये। तो संकुलन क्षमता जो है टैक्टिक एफिशिएंसी जो निकालनी है पीई संकुलन क्षमता, तो उसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 8/3πr³ इकाई कोष्ठिका में का कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन कितना हो जाएगा 64 3√3 r³। तो r³ से तो क्या हो जाएगा r³ कैंसल गाइस, 3 से 3 कैंसल, ये क्या हो जाएगा ये भी कैंसल 8। तो अगर इसको अगर सही जमाए तो क्या हो जाएगा √3π8। और इसकी वैल्यू जो अगर अपन कैलकुलेशन निकालें, इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो संकुलन क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 68%। कितनी आ जाएगी 68%। तो ये अपना कौन सा टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, तो काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता, कुल संकुलन क्षमता कितनी होगी 68% होगी। यानी बीसीसी में संकुलन क्षमता 68%, जबकि अपन ने एफसीसी में कितनी निकाली थी 64% संकुलन क्षमता। और अगर ये अगर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ध्यान रखना यहाँ संकुलन क्षमता यानी कितनी होगी 68%। अगर आपको ये पूछ ले कि इसका जो फ्री स्पेस होगा अंतराकाशीय स्थल कितने उपस्थित होंगे, तो 100 में से इसको माइनस कर लेंगे 68 को। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 32% इसमें क्या होगा खाली स्थान होगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ये भी याद रखना, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है आपको। यहाँ पर आपने संकुलन क्षमता तो फाइंड कर ली, बट अगर आपको पूछ ले बीसीसी में खाली स्थान है अंतराकाशीय स्थल कितने होंगे, कितना परसेंट होगा, तो 32% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन
बीसीसी का भी क्या निकाल लिया अपन ने, संकुलन क्षमता। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। स्टूडेंट्स लास्ट अपना टाइप जो है कौन सा है, सरल गणनीय झालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करना, ठीक है। संकुलन क्षमता अपने पान करने किसकी, सिंपल लैटिस की सरल गणनीय झालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। तो मुझे बताओ सिंपल जो सरल गणनीय झालक होगा, जो मैंने बताया था मूल आती इकाई कोष्ठिका, ठीक है, याद है। तो उसमें अभिविकर्ण कहां पर उपस्थित होते हैं, अभिविकर्ण केवल कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर, केवल कहां पर होते हैं, कोनों पर। और कोनों की संख्या कितने हैं, 8, और प्रत्येक का हिस्सा 1/8, यानी टोटल कितने अभिविकर्ण, एक अभिविकर्ण ही उपस्थित होगा, ध्यान दो गाइस। तो सरल या फिर इसको पहले बताया था क्या नाम है इसका, मूल या आद्य इकाई कोष्ठिका, ठीक है। तो इस टाइप की जो होगी इसमें अभिविकर्ण केवल कहां पर उपस्थित होंगी, अभिविकर्ण केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी अभिविकर्ण उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला तो पता ही है। अब मुझे बताओ यहाँ पर केवल कहां पर उपस्थित होंगे अभिविकर्ण, केवल कोनों पर, यानी इस कोने की बात करें तो यहाँ पर एक अभिविकर्ण होगा इस टाइप से, और एक अभिविकर्ण यहाँ पर होगा इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक अभिविकर्ण तो कहां पर होगा, दोनों अभिविकर्ण, एक यहाँ पर अभिविकर्ण, एक यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अब मुझे प्रत्येक जो ये इकाई कोष्ठिका है उस इकाई कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1, और गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 8। यानी यहां पर ध्यान दो, समझना गाइस, यहां ये जो टोटल लेंथ जो होगी, ये यहां पर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, a, यानी ये भी कितनी हो जाएगी a, ये भी कितनी हो जाएगी a। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। अब देखना इसकी जो घन है, उस जो गोला है उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी r, यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ये जो रेडियस होगी कितनी हो जाएगी r। यानी अगर यहां कह सकते हैं a जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर, डायरेक्टली कह सकते हैं a किसके बराबर है, 2r के बराबर, ठीक है। अब देखो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, याद होना चाहिए। इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अभिविकर्णों की संख्या, इकाई, वापिस बोल रहा हूं मैं, इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अभिविकर्णों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, और किससे मल्टीपल करेंगे, 100 से, ठीक है। तो मुझे बताओ इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अभिविकर्ण, सरल या मूल या आती इकाई कोष्ठिका में अभिविकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो एक इकाई कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा, एक इकाई कोष्ठिका में अभिविकर्णों का आयतन कितना हो जाएगा, यानी एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन पता है, गोले का आयतन कितना हो जाएगा पता है सभी को गाइस, फॉर्मूला 4/3πr³। ये कितने गोले का आयतन है, एक गोले का आयतन। तो मुझे बताओ कितने अभिविकर्ण है इसमें, एक, यानी कितने गोले, एक इकाई कोष्ठिका में उपस्थित अभिविकर्ण कितने हो जाएंगे, एक। तो यहाँ पर फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है उसमें 4/3πr³, समझ में आ गया। इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन। अब देखो गाइस यहाँ पर इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन यानी देखो a³ किसके बराबर होगा, a की वैल्यू मैंने बताई ये, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2r का क्यूब, एक किसके बराबर है, 2r के बराबर। तो इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन, तो कुल आयतन किसके बराबर होगा, a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 8r³, 8r³। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना है अपन, क्या हो जाएगा 8r³, तो r से r कैंसिल, ठीक है, 4 से ये कैंसिल, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6, और किससे मल्टीपल करेंगे, 100 से, तो into 100 ये वैल्यू आ जाएगी 52.4% के इक्वल।
तो किसका कितने आ जाएगी 52.4%। समझ में आ गया गाइस। तो ये किसी संकुलन क्षमता के सरल या मूल आद्य घनीय चालक की संकुलन क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इसमें ये याद निकालना आना चाहिए कि इकाई कोशिका में कौन सी टाइप की इकाई कोशिका है, कितने अवयवी कण उसमें उपस्थित होंगे और उस इकाई कोशिका का कुल आयतन के लिए क्या निकालते हैं, एक निकाल लो, फिर एक क्यूब, उससे कुल आयतन आ जाएगा। और इकाई कोशिका में एक गोले का आयतन तो पता ही है सबको 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितने गोले उपस्थित हैं, तो उससे अपन किसी भी इकाई कोशिका की संपूर्ण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप की इकाई कोशिकाएं देख ली अपन ने। फर्स्ट एफसीसी या फिर इसको अपन क्या कहते हैं एचसीसी और थर्ड कौन सा था उसमें, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं सीसीपी। तो तीनों की संतुलन क्षमता कितनी होती है 74, सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, सेकंड बीसीसी में कितना था 68% और लास्ट जो है वो कौन सा है एसएल या फिर सरल घनीय चालक। ठीक है, उसमें संतुलन क्षमता कितनी हो जाएगी 52.4%। तो ये अपना संतुलन क्षमता हो गई। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थैंक यू।